जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो ये टॉपिक जिसको मैं लेके चलने लगा हूँ, ये पॉलिटिकल फैक्टर से रिलेटेड सब फैक्टर है जिसको हम लीगल फैक्टर कहते हैं। पेस्टल का अगर एनालिसिस किया जाए तो इसके लिए लास्ट वाला जो एल है वो इलीगल फैक्टर्स के लिए है, और अगर पेस्ट फैक्टर हो तो पॉलिटिकल में ही हम लीगल को मर्ज कर देते हैं। अब सवाल ये है कि लीगल फैक्टर क्या है। एक्चुअली बात ये है कि हम जिस निज़ाम में काम में या कारोबार में इन्वॉल्व होते हैं, हुकूमत की ये कोशिश होती है कि इस कारोबार में जितने भी स्टेक होल्डर हैं उनके मफाद का दिफा किया जाए, चाहे वो एम्प्लॉयज़ हों, चाहे वो कस्टमर्स हों, चाहे वो इन्वेस्टर हों। इस मकसद के पेश नज़र हुकूमत कुछ कानून साजी करती है, या ये कह लीजिए कि कुछ कवानीन बनाती है जिनको हम लीगल फैक्टर का नाम देते हैं, और हम इसी के हवाले से भी बात करने वाले हैं। तो लीगल फैक्टर एक्चुअली हम कहते हैं सोर्स ऑफ लीगल अथॉरिटी के, हमारे जो कवानीन हैं उनका बुनियादी तौर पे सोर्स क्या है, कहाँ से आ रहे हैं। एक्चुअली इसकी भी तरतीब है बड़ी इंटरेस्टिंग। सबसे पहले सुप्रा नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस आती हैं, जिसमें यूएनओ है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, उसकी जनरल असम्बली है जो कि आम तौर पे कुछ रेगुलेशंस पास करती है, और उसकी लाइट्स में फिर नेशनल लॉज बनाए जाते हैं जिसको कि किसी मुल्क की पार्लियामेंट जो है वो अप्रूव करती है, या इसी से जो कोर्ट्स फैसला करती हैं उससे प्रेसिडेंस लॉ जो है वो क्रिएट होता है। उसके बाद कुछ रीजनल लॉज होते हैं, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट चाहे तो ख़ास हालात में दफ़ा 144 लगा के ये कह सकती है कि गैदरिंग पे और जो आपकी जनरल डिस्कशन इन द कलेक्शन ऑफ पीपल है, या लोगों का इकट्ठे होना जो है उसको बैन कर सकती है। तो इस तरह ये 3 लेवल है। सबसे पहले सुप्रा नेशनल की बात करते हैं, तो सुप्रा नेशनल में यूएनओ रेजोल्यूशंस आती हैं, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आता है, और नेशनल में आपकी नेशनल गवर्नमेंट जिसके अंदर एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, सीनियर कोर्ट्स के जो फैसले हैं वो आते हैं, और लोकल के अंदर लोकल गवर्नमेंट के बाय लॉज वगैरह आ जाते हैं जिनको ओबे करना ज़रूरी होता है। अब यहाँ पे एक सवाल है, सुप्रा नेशनल सोर्स ऑफ लीगल अथॉरिटी इंक्लूड, तो ये इंक्लूड करती है यूनाइटेड नेशन को। यहाँ सिर्फ ये इदारा है जो सुप्रा नेशनल कहला सकता है। अब आ जाते हैं कि डिफरेंट लीगल्स लॉ कौन से बनाए गए, यानी कि व्हाट आर द इम्पोर्टेंट लीगल लॉज आर क्रिएटेड। तो देखिए, सबसे पहली बात ये कि डेटा प्रोटेक्शन का बड़ा सीरियस कंसर्न है आज के दौर में, चूँकि ऑर्गेनाइजेशंस को अपने कस्टमर्स का, यूनिवर्सिटीज़ को अपने स्टूडेंट्स का, या एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को अपने स्टूडेंट्स का डाटा रखना पड़ता है, एम्प्लॉयज़ का डाटा रखना पड़ता है। और ऑब्वियसली डाटा जब किसी के पास चला जाता है तो आपकी बहुत सारे पर्सनल रिकॉर्ड, जिसके अंदर आपका मोबाइल नंबर है, आपके घर का एड्रेस है, आपके फैमिली नेम्स हैं, ये सब उनके पास चले जाते हैं। आज का दौर ऐसा है जिसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट मसला ये है कि इतनी हाई स्पीड किस्म की इंफॉर्मेशन सिस्टम या इंफॉर्मेशन फ़्लो है जिसके अंदर इजीली इंटेरोगेट हो जाती हैं लार्ज फाइल चंद सेकंड्स में, और बड़ी ज़्यादा स्पीड के साथ स्पीड ऑफ रिस्पांस इतना फास्ट है कि डेटे को कॉपी कर लिया जाता है, और फिर अक्रॉस द कंप्यूटर ऑब्टेन पर्सनल प्रोफाइल्स को अगर हम देखते हैं तो वो भी एक अपना इशू है कि वहाँ पर्सनल डाटा पड़ा हुआ है जिसको कोई मिसयूज़ कर सकता है। जहाँ तक इस पर कानून साजी का सवाल है तो कुछ इम्पॉर्टेंट लॉज हमें नज़र आते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 1998 है, जिसके अंदर बरतानिया में एक लॉ बनाया गया जिसके अंदर ये कहा गया कि एम्प्लॉयज़ का डाटा किसी को उनकी इजाज़त के बगैर नहीं दिया जा सकता। ह्यूमन राइट एक्ट के मुताबिक किसी भी एम्प्लॉय का सिकनेस का डाटा कॉन्फिडेंशियल रखना पड़ेगा, ये किसी को बताया नहीं जा सकता, और ख़ुसूसी तौर पे एम्प्लॉयज़ का एड्रेस, ईमेल, उनके पर्सनल रिकॉर्ड को जो है वो कॉन्फिडेंशियल रखा जाता है। यहाँ एक सवाल है, और वो ये है कि डाटा प्रोटेक्शन लेजिस्लेशन सच एज डाटा प्रोटेक्शन एक्ट इन यूके टिपिकली फोकस करता है, किस चीज़ पर फोकस करता है, द वे डाटा अबाउट द इंडिविजुअल टू बी ऑब्टेन एंड यूज एंड अंडरस्टूड, कि किसी बंदे के मुतालिक डाटा किस तरह से हासिल किया जाता है और उसे कैसे यूज़ किया जाता है। अब बात आ गई इसके ऊपर जिसको हम कहते हैं जनाब डेटा सिक्योरिटी के हवाले से। अगर देखें कि डाटे को बुनियादी तौर पर ख़तरा किससे है, देखिए उसे फ़िज़िकल रिस्क भी है और उसे ह्यूमन रिस्क भी है।
फिज़िकल रिस्क से मुराद वो रिस्क हैं जो इन्वायरमेंट से हैं या माहौल से हैं, और ह्यूमन रिस्क से मुराद इंसान की वो गलतियां हैं जो वह दानिस्ता और या दानिस्ता तौर पर करता है, जिससे डेटे को नुकसान करता है, और वो हैकिंग करता है, वायरसेस क्रिएट करता है, इन्फेक्शन करता है डेटे का, और फ्रॉड करता है। अब देखा जाए तो यहाँ पर बड़े जो इम्पोर्टेंट फैक्टर हैं, इसके 4 एस्पेक्ट्स हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ डेटा सिक्योरिटी। सबसे पहला प्रिंसिपल जो है ये है कि पर्सनल डेटा जो आपके पास है वो आपके कंसेंट के बगैर रखा नहीं जा सकता, और आपकी इजाज़त के बगैर उसके ऊपर किसी किस्म की कोई प्रोसेसिंग नहीं की जा सकती। उस डेटे के मतलब जो कानूनी लीगल कार्रवाई है या जो लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी करनी पड़ेंगी, ताकि ह्यूमन राइट्स का वायलेशन ना किया जा सके। सेंसिटिव डेटे को बहुत केयरफुल रखा जाएगा, जो आपके टेलीफोन नंबर हैं, ईमेल हैं, ठीक है जी, और बगैर किसी कंसेंट के, आपकी इजाज़त के किसी को दिया नहीं जा सकता, और इस्तेमाल भी नहीं किया जा सकता कि आपकी तस्वीर को इश्तहार पे लगा दे, कतई नहीं लगा सकता। और डेटा जो बंदा रखेगा वो उसकी ज़िम्मेदारी है उसकी प्रोटेक्शन करे। अगर वो डेटा उसमें से स्नैच हो गया तो अल्टीमेटली वो बंदा रिस्पॉन्सिबल होगा जिसने ये डेटा लिया था, या वो ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल होगी जिसने ये डेटा लिया था। अब डेटा सिक्योरिटी की जब आप बात करेंगे तो डेटा सिक्योरिटी के हवाले से जो फिज़िकल डैमेज है उसमें ख़तरात आग से हो सकता है, फ्लड से हो सकता है, टेररिस्ट अटैक से हो सकता है, पावर फेलियर से हो सकता है, ह्यूमिडिटी और डस्ट से हो सकता है। और जो हमारा पर्टिकुलरली अगर आप बात करें कि जो हमारा मसला है ह्यूमन डैमेज का, तो उसमें इंसान का इंटरफेरेंस, जानबूझ के डेटे को ख़राब करना, कल्परेट होने के नाते, या दूसरे की बुराई चाहने के हवाले से, और फिर उसके बाद जो है वो डेटा चोरी भी हो सकता है, अनऑथोराइज्ड एक्सेस भी हो सकती है, और प्राइवेसी इश्यूज़ भी रेज़ किए जा सकते हैं। अब रही बात ये कि इस मकसद के पेश नज़र डेटे का बैकअप रखना ज़रूरी है। डेटे का एक से ज़्यादा बैकअप, उसकी प्रोटेक्शन, ऑल थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट। तो ये होगा डेटे के मतलब बात। अब चलते हैं हेल्थ एंड सेफ्टी में। हेल्थ एंड सेफ्टी एक ऐसा मामला है जिसमें हम चाहते हैं कि जो काम करने का माहौल है वो एरिया नीट एंड क्लीन और वाज़ेह तौर पे साफ़ सुथरा हो, एम्प्लॉइज़ को ना रिस्क ऑफ हेल्थ हो, ना रिस्क ऑफ लाइफ हो। लेकिन बहरहाल हम देखते हैं कि हमारी वर्किंग एनवायरनमेंट में अक्सर देखा गया है कि फर्नीचर डोर्स के पास रख देते हैं, ख़तरनाक है, उससे बंदा टकरा के चोट लग सकती है। अनप्लग या ट्रेवल्ड वायर हैं जिससे करंट पड़ सकता है, ठीक है जी, ट्रेवलिंग वायर और केबल है, इससे करंट पड़ सकता है। अनसेफ प्लग है, उससे करंट पड़ सकता है। टोन कारपेंट है जिनसे वो बंदा गिर सकता है, ठीक है जी। अनलाइटली पुअरली कॉरिडोर्स हैं या स्टेयर्स हैं जहाँ से कोई बंदा गिर सकता है। और हैवी कैबिनेट पर पड़ा हुआ वज़न है जो कि किसी भी वक्त ड्रॉप हो सकता है। तो ये हम बात कर रहे थे। उसके अलावा अनट्रेंड ऑपरेटर्स हैं जो गलती करने पर ख़ुद भी बर्न हो सकते, ख़ुद भी नुकसान उठाएंगे, ऑर्गेनाइजेशन का भी नुकसान करेंगे। और अनमार्क्ड ग्लास डोर्स हैं जिसके ऊपर कोई मार्क नहीं है और कोई भी बंदा उससे टकरा सकता है। तो ये आमतौर पे हेल्थ एंड सेफ्टी कंसर्न है। लेकिन हेल्थ एंड सेफ्टी में सबसे अहम बात जो है वो ये है कि दोनों बंदे ज़िम्मेदार हैं, एम्प्लॉयर भी और एम्प्लॉय भी। एम्प्लॉयर की ज़िम्मेदारी ये है कि वो वर्क प्लेस जो प्रोवाइड करे वो सेफ़ होनी चाहिए। वो ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करे जिसमें सेफ्टी और एक दूसरे का ख्याल रखा जा सके। सेफ्टी इक्विपमेंट भी प्रोवाइड करने चाहिए, और उसके साथ साथ जो डिफ़िकल्ट मटेरियल हैंडलिंग है उसके लिए पर्टिकुलरली जो तरीक़ाकार है वो अडॉप्ट किया जाए, और एडिक्वेट इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड की जाए। तो ये ज़िम्मेदारी है एम्प्लॉयर की। लेकिन यहाँ ज़िम्मेदारी एम्प्लॉय की भी है। वो क्या कि जहाँ कहीं वो ख़तरा देखता है उसको आइडेंटिफाई करे, ठीक है जी, और उससे दूसरे लोगों को बचाए, और उसके अलावा कोऑपरेट करे मैनेजमेंट के साथ उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। तो अगर देखा जाए तो सवाल है कि विच टू ऑफ द फॉलोइंग आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एम्प्लॉय हेल्थ एंड सेफ्टी। एम्प्लॉय भी है और एम्प्लॉयर भी है, दोनों ही जिम्मेदार। सो बी ऑप्शन होगा। अच्छा बच्चों, अब यहाँ पे एक नया लॉ आ गया जिसको हम कहते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ। देखिए, हमने हेल्थ एंड सेफ्टी की प्रोटेक्शन एम्प्लॉय की,
उससे पहले हमने डेटा प्रोटेक्शन की बात की और अब हम बात करें किसकी, कंज्यूमर प्रोटेक्शन की बात करें। देखिए कंज्यूमर के राइट्स को प्रोटेक्ट करना बड़ा ज़रूरी है। बहुत सारे कंट्रीज़ ऐसे हैं जहाँ पे ये लॉज बनाए गए हैं, पर्टिकुलरली लेजिस्लेशन इस हवाले से कि जब कोई प्रोडक्ट बेचता है और जब कोई सर्विसेज को ऑफ़र करता है। तो अगर हम प्रोडक्ट के हवाले से बात करते हैं तो प्रोडक्ट के हवाले से ये ज़रूरी है कि प्रोडक्ट के ऊपर जो आप इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं, जो आप कमिटमेंट करते हैं, पूरी हो। उन प्रोडक्ट्स को बनाने में आप पूरी तरह माहिर हो और उनको बेचने के लिए वो आपकी ओनरशिप का हिस्सा हो। जबकि सर्विसेज के अंदर जो सर्विस आप दे रहे हैं उसकी आपके पास पूरी स्किल्स हो और आप उसको रीज़नेबली प्राइस करें और लेंथ ऑफ टाइम के अंदर उसको वाइंड अप करें। तो ये चीज़ होती है जिसको हम कंज्यूमर एक्ट कहते हैं। अब आमतौर पे जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उनके नाम होते हैं। जैसे अगर मैंने ज़मीन खरीद किया तो उसको जो है वो लैंड डीड का नाम दिया जाएगा। लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट को कोई नाम ना दिया जाए तो हम उसको सिंपल कॉन्ट्रैक्ट कह देते हैं। अगर वो कोई स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ना वो मैरिटल सर्टिफिकेट है, ना वो लैंड डीड है, तो हम उसको सिंपल कॉन्ट्रैक्ट कह देते हैं। सिंपल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो आम तौर पे दो पार्टीज़ के दरमियान कुछ टर्म्स एंड कंडीशन के एग्रीमेंट का नाम है। आम लोगों का ये समझना है कि ये हर सूरत रिटन होना चाहिए। तो अच्छा है अगर रिटन हो, लेकिन रिटन ना भी हो, उसका प्रूफ भी हो, तब भी वो कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। ठीक है जी। और कोई भी इंसान जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उसके लिए कुछ पर्टिकुलर जो है वो कुछ कंडीशंस हैं, उनको मीट करना बड़ा ज़रूरी है। अगर आप उनको मीट नहीं करते तो आपके ऊपर लीगल वायलेशन का केस जो है वो हो सकता है। लिहाजा हम अगर देखें तो हम बात ये कहना चाह रहे हैं कि एग्रीमेंट के लिए सबसे पहली बात ये है कि जो पार्टीज़ एग्रीमेंट कर रही हैं वो टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करती हों, किसी पर कोई दबाव ना हो। सेकेंडली कंसीडरेशन ये है कि जो कॉन्ट्रैक्ट है वो दोनों पार्टीज़ के लिए कुछ वैल्यू रखता हो, यानी कुछ गिव एंड टेक हो। कि जैसे आप कहते हैं मैं आपको इतना पैसा दे दूंगा और मैं कहता हूँ मैं आपको उसके बदले लैपटॉप दे दूंगा, तो इसमें गिव एंड टेक होता है। टेक भी नहीं होता और गिव भी नहीं होता। इसको हम कहते हैं अगर पहले से ये बात काबिल ज़िक्र थी, आपके नोटिस में थी, तो हम कहेंगे हाँ दोनों पार्टीज़ में कंसिडरेशन भी थी। और इंटेंशन टू क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप, यानी दोनों पार्टीज़ खुद से ये चाहती थी कि ऐसा कोई माहिदा किया जाए। और लीगल कैपेसिटी ये है कि बंदे की जो एज है वो 18 ईयर्स एंड मोर होनी चाहिए और उसके पास CNIC ताकि हो। ठीक है जी। और मेंटली मैच्योर हो। अब बात आ गई कि कॉन्ट्रैक्ट के बाद सिंपल एम्प्लॉयमेंट प्रोटेक्शन लॉ। एम्प्लॉयमेंट प्रोटेक्शन लॉ जो है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है कि बिला वजह आप किसी एम्प्लॉय को जॉब से नहीं निकाल सकते और आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप एम्प्लॉय की ग्रोथ और उसकी डेवलपमेंट का भी ख्याल रखेंगे और आप जो है प्रमोशन अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करेंगे। ठीक है जी। और ये कुछ राज है। और आप हेल्थ एंड सेफ्टी का भी ख्याल रखेंगे। लेकिन यहाँ पर्टिकुलरली रिटायरमेंट का जिक्र है। सवाल ये है रिटायरमेंट का फ़ायदा क्या है। रिटायरमेंट से नए आने वालों को जॉब मिल जाती है, यंगर्स लोग आगे आ जाते हैं और रिटायरमेंट से जो आपके पास वर्कर्स की रिडेंडेंसी है उसमें कमी आ जाती है। ठीक है। और रिटायरमेंट से यंग लोग भी लेबर का हिस्सा बनते हैं, जिससे एक बैलेंस बन जाता है यूथ और तजर्बे के दरमियान और दोनों इकट्ठे काम कर सकते हैं। क्या हाल है जी। तो बहरहाल ये सारी चीज़ें हैं। अच्छा, अब बात आ गई डिसमिसल। देखिए डिसमिसल जो है किसी एम्प्लॉई के साथ एम्प्लॉयर के रिलेशनशिप तोड़ देना टर्मिनेशन कहलाता है। टर्मिनेशन के अंदर फिक्स टर्म के बाद अगर कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू ना किया जाए तो भी हम इसे टर्मिनेशन कहेंगे, और अगर कॉन्ट्रैक्ट अभी था और उससे पहले ही एम्प्लॉई को फारिग कर दिया गया तो इसको भी हम डिसमिसल कहेंगे। अब ये जो डिसमिसल है इसके अंदर एक चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि दो टर्म हैं, दोनों में अपने अपने प्रॉब्लम है। रॉन्गफुल डिसमिसल भी एक डिसमिसल है, जिसका मतलब ये है कि आप किसी को डिसमिस कर रहे हैं और डिसमिस करते वक्त
आपका उसे डिसमिस करने का जो मेथड है वो ठीक नहीं है, वो गलत है। मिसाल के तौर पे आपने उसे बर वक्त नोटिस नहीं दिया, फेलियर टू गिव कॉन्ट्रेक्चुअल पीरियड ऑफ नोटिस, नोटिस नहीं दिया, डायरेक्ट टर्मिनेट कर दिया। तो टर्मिनेट होने की रीज़न भी सही है, तब भी ये ज़्यादती है, क्योंकि आपको नोटिस ज़रूर देना चाहिए। और अनफेयर डिसमिसल वो है जिसके अंदर जो आपने रीज़न दी है डिसमिस करने की वो जस्टिफाई नहीं करती, वो रीज़न ही गलत है। तो अगर रीज़न गलत है तो अनफेयर डिसमिसल है, अगर रीज़न ठीक है लेकिन नोटिस नहीं दिया और तरीक़ाकार नहीं फॉलो किया तो फिर ये रॉन्गफुल डिसमिसल है। तो यहाँ एक सवाल है, ए टिपिकल एम्प्लॉयमेंट प्रोटेक्शन प्रोटेक्ट लेजिस्लेशन विच ऑफ द वुड बी द क्लास एज अनफेयर रीज़न फॉर डिसमिसल। तो अनफेयर रीज़न क्या है, एम्प्लॉई वाज अ मेंबर ऑफ ट्रेड यूनियन। तो ट्रेड यूनियन में होना कोई जुर्म नहीं है, और आप अगर इसको रीज़न कह रहे हैं तो ये रीज़न बिल्कुल वैलिड नहीं है। अब बात कर लेते हैं, आज के दौर में एक मसला है और ये है कि अगर वर्कर अपनी स्किल्स को अपडेट नहीं करते और दुनिया और हालात और टेक्नोलॉजी चेंज होती है तो वर्कर्स की तादाद जितनी हमें चाहिए उसके मुकाबले में ज़्यादा हो जाती है। हम इसे रिडंडेंसी कहते हैं। ऐसी सूरत में हमें एम्प्लॉयज़ को जो है वो बड़े तरीके के साथ टैकल करना पड़ता है। हमारी पहली कोशिश ये होती है कि वो अपनी स्किल्स बढ़ाकर हमारी रेगुलर लेबर का हिस्सा बन जाए, और दूसरी कोशिश ये होती है कि हम उन्हें किसी और डिपार्टमेंट में एडजस्ट कर दें। अगर ऐसा भी ना हो सके तो फिर हमारी कोशिश ये होती है कि एम्प्लॉय को किसी अपने कस्टमर फर्म या अपनी सप्लायर फर्म में एडजस्ट करा दें ताकि वो रिडंडेंट ना रहे। ठीक है जी, चूँकि वेस्ट के कल्चर में और अमेरिका के कल्चर में अगर कोई वर्कर रिडंडेंट है, फालतू है और वापस काम करता रहा है तो उसकी बदनामी कम है और ऑर्गेनाइजेशन की बदनामी ज़्यादा है। तो होप आपको मेरा ये लेक्चर लीगल फ्रेमवर्क के हवाले से पसंद आया होगा और आपके लिए मुफीद होगा। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग।